Welcome back, guys. Today we're going to discuss the comparison of the Constitution of 1956, 62 and 73 in some key respects. सबसे पहले तो वही अगर आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं इसका तो you need to write a little bit about the Constitution. It is a set of principle which organizes the state. By this time in political science you're very well versed with these concepts. Modern nation states indispensably formulate their constitutions. Pakistan's first constitution was promulgated in 1956, which was abrogated by Iskandar Mirza in 1958. The second constitution was drafted in 1962 in the era of Ayub Khan, which was abrogated in 1969. The current constitution governing the state of Pakistan was formulated by the elected government in 1973. This is the only constitution in the history of Pakistan which was developed by an elected government. All the previous constitutions were not formulated by elected governments. They were unelected governments. So thank you ZAB. Anyways, so हम सबसे पहले इस्लामिक प्रोविजंस का जायजा लेंगे. इस्लामिक प्रोविजंस डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हैं. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सबसे पहले तो करारदाद मकासद पास हुई 1949 के अंदर. आप सबको पता है कानून साज असम्बली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली में लियाकत अली खान की सरबराही में 12 मार्च 1949 को पाकिस्तान की अजीम इस्लामी रियासत ने करारदाद मकासद पास करके इस्लाम का किला पाकिस्तान को बना दिया, जो और उसके बाद से आज तक हम दुनिया की सबसे अजीम तरीन इस्लामी रियासत हैं, जिसका हमें इस बात से भी अंदाज़ा होता है कि पूरी दुनिया में जब मस्जिदें, जब दुनिया में सारी रिलीजियस प्लेसेस बंद थी फॉर कोरोना वायरस, दे वर ओपन इन पाकिस्तान. सो एनीवेज, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ने 1949 में पास की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. लियाकत अली खान, द प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर, कॉल्ड इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओकेजन आफ्टर इंडिपेंडेंस, and it was later adapted as a preamble to all the three constitutions. दिबाचे के तौर पे, preamble के तौर पे हम पाकिस्तान स्टडीज़ में बचपन से पढ़ते आए हैं. लेकिन इसे बाद में आर्टिकल 2A की शक्ल में, आई थिंक इट वाज आर्टिकल 2A, सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया थ्रू द 8th अमेंडमेंट. सब्सटेंटिव पार्ट का क्या मतलब है? एक होता है प्रीएम्बल. प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होता, ठीक है. जब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्ट हिस्सा नहीं होती तो इसका मतलब कि वो जुडिशियबल नहीं है, इन्फोर्सेबल नहीं है. आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि ये कानून जुडिशल रिव्यू में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये प्रीएम्बल से कॉन्ट्रडिक्शन में है. यू कांट से दैट. तो ज़ियाउल हक ने क्या किया कि इसको कानून का कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया. 8th अमेंडमेंट के जरिए आर्टिकल 2A इंसर्ट किया और पूरी का पूरी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उसका हिस्सा बना दिया ताकि उसका सब्सटेंटिव एक एक्चुअल पार्ट बन जाए कॉन्स्टिट्यूशन का, रादर देन जस्ट बीइंग अ preamble. It is also called the Grundnorm of Constitution. in the Asmajlani case, कोर्ट ने इसे Grundnorm कहा था. Grundnorm बेसिकली वो चीज़ होती है जिसकी टच स्टोन के ऊपर आप दूसरी लॉज की वैलिडिटी चेक करते हैं कि whether or not they're right or not. So it's a foundation stone basically upon which the edifice of the constitution is constructed. दूसरा आइडिया ऑब्वियसली ये है कि सॉवरेंटी ऑफ अल्लाह. आपको याद होगा कि हमने रिपब्लिक फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लाइन पढ़ी थी और मैंने कहा था आप इसे कंपेयर करेंगे. बेसिकली द आइडिया इज के all the sovereignty belongs to Allah Almighty, which will be exercised by the representatives of the people through their chosen representatives. तो हमने इसे चूंकि इस्लामिक रियासत का, इस्लामिक डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट की तरफ हम गए थे, तो sovereignty belongs to Allah. Allah is the source of all authority who delegated to the state of Pakistan through its people, which basically ultimately is a rejection of the Western notion of liberal secular democracy where sovereignty belongs to, constitutions proclaim that sovereignty directly belongs to people. तो हमारे यहाँ sovereignty does not directly belong to people. Our constitution says that it belongs to Allah Almighty and God's law. और उसके जो उसकी एक्सरसाइज है वो थ्रू पीपल होगी बाय देयर चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स. तो वेस्टर्न लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी को हमने रिजेक्ट करते हुए इस्लामिक डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट उसके अंदर इंकॉर्पोरेट किया, विच वाज एनविजन्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ इकबाल एज वेल. सो इन दीज कॉन्स्टिट्यूशंस वी हैड अ मुस्लिम हेड ऑफ स्टेट. 56 के भी, 62 और 73 में भी, के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो मुसलमान होगा. 62 में सिर्फ रिक्वायर्ड ओनली प्रेसिडेंट टू बी मुस्लिम, एंड फॉर द रीज़न दैट 1962 में प्रेसिडेंशियल सिस्टम आ गया था, सदारती निज़ाम में हुकूमत आ गया था, बिकॉज जनरल अयूब खान के टाइम में जो कॉन्स्टिट्यूशन आया था 62 का वो प्रेसिडेंशियल था. 73 रिक्वायर्ड बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट टू बी मुस्लिम्स. इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, दैट स्टेप्स नीड टू बी टेकन. तमाम कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करते हैं कि मुस्लिम्स नॉट टू लिव देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वैल्यूज़. सुप्रीमेसी ऑफ इस्लामिक वैल्यू की भी बात होती है कि नो लॉ शैल बी इनैक्टेड दैट इज रिपग्नेंट टू इस्लामिक कोड इन कुरान एंड सुन्ना.
ऑल एग्जिस्टिंग लॉ शुड बी ब्रॉट इन कन्फॉर्मिटी विद इस्लामिक जंक्शंस। ये आपको आइडिया भी है इन चीज़ों का, बिकॉज ये हम पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ते भी रहे हैं। ज़कात एंड वक्फ की बात की गई 1962 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशंस में के वो बनाया जाएगा। इकोनॉमिक सिस्टम मस्ट बी ब्रॉट इन इस्लामिक इन्फ्लुएंस। 56 में कोई ख़ास ज़कात और वक्फ की प्रोविज़न 1956 में मौजूद नहीं थी, सिर्फ 62 और 63 में थी। लेकिन 56 में ये ज़रूर थी कि रिबा और सूद वगैरह जो है वो अबॉलिश किया जाए। दीज प्रोविजन अटेम्प्टेड टू इंश्योर द सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ। ओरिजिनली 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दे वर इंस्पायर्ड बाय जुल्फ़िकार अली भुट्टोज इस्लामिक socialist ideals in the Constitution of 73 and later made more pronounced under the Islamization program of General Zia-ul Haq. Islamic Advisory Council तकरीबन हर एक के अंदर रही है। 1956 के अंदर द कमीशन फॉर इस्लामिक रिकमेंडेशन टू वेरीफाई द एग्जिस्टिंग लॉज अंडर इस्लामिक जंक्शन रिकमेंडेशन। इसका काम यह है टू ब्रिंग एग्जिस्टिंग लॉज इन कन्फॉर्म टू इस्लाम। 1962 के अंदर एडवाइजरी काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी और एक इस्लामिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया। 1973 के अंदर ये द वेरी फेमस काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के केस में हमारे सामने आती है। तो CII काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी इज़ अ वेरी पावरफुल बॉडी जो कि गवर्नमेंट को, जिसका काम ये है कि टू चेक वेदर सर्टन लॉज और सर्टन प्रैक्टिसेस आर इन कन्फॉर्मिटी विद इस्लाम और नॉट। टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड अरबिक 1962 में दीज वर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड इस्लामिया टू मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान कंपल्सरी। जो अब बचपन से हम कुरान और इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह ये पढ़ते हैं, ये 1962 में मैंडेटरी हुई थी। 1973 में के कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ज़िया-उल हक के टाइम में अरबिक की रीडिंग, यानी हम जो अरबिक बचपन में अक्सर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो भी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में ज़िया-उल हक ने अमेंडमेंट से ऐड की थी। एंड करेक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ कुरान टू द अबव लिस्ट एज वेल। डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में डेफिनेशन ऑफ मुस्लिम एग्जिस्ट नहीं करती थी कि कौन मुसलमान है कौन नहीं, ये डिफाइन नहीं करता था। लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलोइंग द अहमदिया इशू और जिसकी वजह से लाहौर में बहुत कत्ल गारत हुई, फिर मार्शल लॉ पाकिस्तान में सबसे पहला जो लगा था वो 1954 में बेसिकली लगा था। आई थिंक 54 55, आई नीड टू क्रॉस चेक दैट। बेसिकली लाहौर में लगा था सबसे पहला मार्शल लॉ, वो भी इस अहमदिया प्रोटेस्ट के बैकड्रॉप में लगा था। तो काफ़ी एक मसला चल रहा था। फिर रिलीजियस पार्टीज़, मौदूदी साहब की जमात और जमात इस्लामी वगैरह मिल के फिर वो एक काफ़ी बड़ा रिलीजियस प्रेशर ग्रुप बना और फाइनली जब वो तरमीम हुई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अहमदियों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने वाली, तो उसके साथ उसकी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि मुसलमान की डेफिनेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास 1973 में सबसे पहले आई। और ये डेफिनेशन थी a person who believes in the unity and oneness of Allah and in the absolute and unqualified finality of the prophethood of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये डेफिनेशन बेसिकली फॉलोइंग द अहमदिया इशू, ये उसके कॉन्टेक्स्ट में ये फिर डेफिनेशन ऐड की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस्लामिक प्रोविजन ये है कि फ्रेंडली रिलेशंस विद मुस्लिम स्टेट्स, prevention of morally repugnant activities like gambling, consumption of alcohol, printing and publication of pornography, display of obscene literature। तो ये बेसिकली इस्लामिक प्रोविजंस थी कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम डिस्कस करेंगे फेडरलिज्म क्या था 1956, 62 और 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में, फेडरल एस्पेक्ट्स क्या थे। अब हम ज़्यादा फोकस प्री 18th अमेंडमेंट पे करेंगे, क्योंकि 18th अमेंडमेंट ने तो पाकिस्तान को सही मानों में वफाकी हुकूमत, फेडरलिज्म पाकिस्तान में सही मानों में 18वीं तरमीम के बाद आया। तो मैं रेफरेंसेस बीच में थोड़े बहुत दूंगा, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें हम फोकस करेंगे। जब हम 73 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो हम उसके अंदर 18th अमेंडमेंट से पहले की बात करेंगे, और हम 18th अमेंडमेंट पे बाद में इसके बाद एक पूरा लेक्चर करेंगे। फेडरलिज्म क्या है, अब तक आप सबको क्लियर है। फेडरलिज्म रेफर्स टू अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कंबाइनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट विद रीजनल गवर्नमेंट्स इन अ सिंगल पॉलिटिकल यूनिट। In federalism, center is weaker than a unitary system. You know that central government has more power than in confederation. ये आपको पता है, अगर आपको भूल रहे तो आप दोबारा से जो unitary, confederation और federalism का लेक्चर है पोल साइब 1 में, you guys should refer to that. फेडरल एस्पेक्ट्स ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये तो ये कि इन दोनों सिस्टम्स में इतना अच्छा फेडरल सिस्टम नहीं था। 62 के 56 में जो हम वेट, दिस इज नॉट 62, दिस इज 56, दिस 56। सो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिकेमरल लेजिस्लेचर था, और यूनिकेमरल लेजिस्लेचर था। अब सेनेट और अपर हाउस एग्जिस्ट नहीं करता था, और हमने डिस्कस किया था कि अपर हाउस या सेनेट होना लाजमी है फॉर फेडरल सिस्टम्स, लेकिन हमारे यहाँ नहीं था, बैड पॉलिसी, बट ऑल्सो बिकॉज एक बड़ी पेक्यूलियर नेचर की चीज़ हुई थी। वो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा के टाइम पे वो जो उन्होंने फार्मूला, पहले उन्होंने बोगरा फार्मूला दिया, वो फेलियर हुआ, तो उन्होंने फिर 1 यूनिट पॉलिसी दी जो कि 1954 से 1970 तक पाकिस्तान में उसकी तरवीज रही। वो बेसिकली ये था कि आपको, ये आपने पाकिस्तान स्टडीज़ में सुना होगा कि
पूरा वेस्ट पाकिस्तान जो हमारा पाकिस्तान है वो एक यूनिट है, कोई पंजाब बलूचिस्तान सिंध नहीं है, और एक ईस्ट पाकिस्तान है। उसको बनाने का मकसद बेसिकली ये था, पॉलिटिकल मोटिव्स, के बंगालियों की चूंकि ईस्ट पाकिस्तान में न्यूमेरिकली मेजॉरिटी में थे, तो वो एज अ यूनिट ज़्यादा मेजॉरिटी में आ जाते थे, पंजाब सिंध बलूचिस्तान ये वो, तो उसको काउंटर करने के लिए और इक्वल करने के लिए इसको वन यूनिट डिक्लेयर कर दिया गया। और लोअर हाउस को पॉपुलेशन में रिप्रेजेंटेशन की बजाय फिर ये हो गया कि लोअर हाउस में एक ही हाउस था अब तो, उस पॉपुलरली इलेक्टेड हाउस के अंदर भी इक्वल नुमाइंदे थे वेस्ट पाकिस्तान के और ईस्ट पाकिस्तान के, तो एक अपर हाउस की ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई। तो एक बड़ी एक ये एनैमली सी क्रिएट हो गई, एक बड़ा गलत तरीका था, क्योंकि वन यूनिट वाज वेरी डिजास्ट्रस, बिकॉज पंजाबी लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट थे, पंजाब के सिंध के डिफरेंट इंटरेस्ट थे, बलूचिस्तान के डिफरेंट इंटरेस्ट थे, और उनके पास कोई सेपरेट फोरम या सेपरेट लेजिस्लेचर वैसा एग्जिस्ट नहीं करता था। So they had an all powerful center unilaterally provinces में जगहों पर emergency भी लगा सकता था किसी भी part of the country पे। provinces तो ऐसा exist नहीं करते थे, वन यूनिट के अंदर ही कहीं पे भी emergency लगा के almost dictatorial power central government की, जो भी president है उसकी आ जाती थी। President was elected by an electoral college and not through indirectly elected थ्रू पार्लियामेंट, जिस तरीके से पार्लियामेंट्री सिस्टम्स में होना चाहिए इनडायरेक्ट इलेक्शन, वो डायरेक्ट इलेक्टोरल कॉलेज से इलेक्ट होता था, और वो इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली बेसिक डेमोक्रेट्स का बनता था। ये बाद में वैसे आए थे, बेसिक डेमोक्रेट्स बेसिकली नहीं आपके लोकल काउंसलर्स थे। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम को हमने थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की, तो फेडरल एस्पेक्ट यानी बहुत वीक था, सेंटर बहुत पावरफुल था, सेंट्रल प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, जुडिशरी की पावर और जुडिशल रिव्यू थी, विच इज़ अ फीचर ऑफ फेडरलिज्म। उर्दू एंड बंगाली वर बोथ मेड नेशनल लैंग्वेजेस, अगेन अ गुड स्टेप, बिकॉज इस पर बहुत उर्दू लैंग्वेज का बहुत तनाज़ा था कि लैंग्वेज कौन सी नेशनल लैंग्वेज हो। सो आफ्टर अ वेरी थोरो डिस्कशन और मसले और कंट्रोवर्सी के बाद इन दोनों को नेशनल लैंग्वेजेस डिक्लेयर किया गया था। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड अंडर द लीडरशिप ऑफ चौधरी मोहम्मद अली इन 1956। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल फीचर्स की बात करते हैं तो वन यूनिट पॉलिसी कंटिन्यू रही, लेकिन ये गलत पॉलिसी थी, बिकॉज यूनिट्स डिमांड करते थे कि एटलीस्ट कम से कम जो पहले 4 सूबे थे वो तो एग्जिस्ट करें। एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर था, पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन्यूमरेट की, वाइल द रेस्ट ऑफ द पावर्स वर गिवन टू द प्रेसिडेंट। प्रोविंसेस रेजिडुअली पावर्स का आइडिया था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स थी, टेक्निकली बहुत ज़्यादा। यूनिकेमरल लेजिस्लेचर था, देयर वाज नो अपर हाउस, नो, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स भी एग्जिस्ट नहीं करते थे, सिर्फ एक आपकी सेंट्रल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करती थी। जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी, बेसिकली मैंने आपको जिस तरह बताया कि वन यूनिट की पॉलिसी के तहत दोनों को आपने बराबर कर दिया, वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के नुमाइंदों को, रिप्रेजेंटेटिव्स को, तो वो पैरिटी बना दिया आपने लोअर हाउस में, जबकि लोअर हाउस पॉपुलेशन बेसिस पे होता है, जिसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है उसके ज़्यादा नुमाइंदे, और अपर हाउस पैरिटी की बेसिस पे होता है। तो हमने वो सारी स्कीम जो है वो वन यूनिट से ऊपर नीचे कर दी। It resulted into ethno-provincial tensions between the provinces. ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में भी टेंशन ज़्यादा बढ़ती रही, बिकॉज हमने ज़बरदस्ती ईस्ट पाकिस्तान को के नंबर्स को चेक करने की कोशिश की, नहीं उनको इक्वल करने की कोशिश करते रहे, ताकि उनके पास किसी तरह मेजॉरिटी ना आए पार्लियामेंट के अंदर, तो जिसकी वजह से these were became eventually the breeding grounds for the fall of Dhaka eventually. प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग चीफ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये जनरल अयूब खान के टाइम पे बना था, और जनरल अयूब वाज हिमसेल्फ द प्रेसिडेंट, सो ही नेचुरली मेड अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। ही हैड द पावर टू अपॉइंट गवर्नर्स, ही हैड द पावर टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली, ही कैन वीटो एनी लेजिस्लेशन डायरेक्टली एज अ सिंगल मैन। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जनरल अयूब खान ने 1962 में इन्फोर्स कराया, जिसमें बहुत ही मजबूत सदर और स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट थी, और प्रॉपर एक सही प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। और इसी के फिर रिस्पॉन्स में हबीब जालिब ने अपनी नज़्म लिखी थी ना, कि दीप जिसका मोहल्लात में ही जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पड़े, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। इट्स अ वेरी फेमस पोएम व्हिच वाज नरेटेड बाय Jalib in response to this constitution, which stifled all form of dissent, which stifled all form of provincial autonomy, which gave a lot of power and concentration to a military bureaucracy at the center and president, or जो one man who can on a horseback do everything. So तरक्की पसंद दीगर शोरा ने भी इसके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट रजिस्टर कराया। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं। एज आई टोल्ड यू, दिस वाज द ओनली कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज ड्राफ्टेड बाय एन इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट आई, वन यूनिट ऑटोमेटिकली एबॉलिश हो चुका था।
बिकॉज ऑफ द फॉल ऑफ ढाका इन 1971, और जिसके रिस्पॉन्स में फिर फैज साहब की मशहूर नज़म हम के ठहरे अजनबी इतनी मदारातों के बाद फिर बनेंगे आशना कितनी मुलाकातों के बाद, कब नज़र में आएगी बेदाग सब्ज़े की बहार, खून के दब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। तो ये उन्होंने फॉल ऑफ ढाका पे लिखी थी, विच अपीयर्स टू बी अ वेरी रोमांटिक पोएम, बट वाज ओरिजिनली इसका अनवान भी ढाका से वापसी पर है। तो फॉल ऑफ ढाका के बाद 1 यूनिट ऑटोमेटिकली अबॉलिश हो गए उनके, ईस्ट पाकिस्तान को रहा ही नहीं, तो फिर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर वही नेचुरल 4 प्रोविंसेस को क्रिएट किए गए। लेकिन इसमें जो लिस्ट थी वो 2 थी। एक फेडरल लिस्ट थी, ये लेजिस्लेटिव लिस्ट आपको मैंने फेडरलिज्म के लेक्चर में डिस्कस की है। बेसिकली ये वो चीज़ें हैं जिन पर सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है, पार्लियामेंट, सेंट्रल पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकती है। और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी, इसके अंदर वो सब्जेक्ट्स थे। फेडरल लिस्ट में फॉर इंस्टेंस क्या थे, करेंसी के पैसा जो है मनी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, डिफेंस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फॉरेन अफेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सो ऑन सो फोर्थ, रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस, ये सारी चीज़ें फेडरल लिस्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्करेंट लिस्ट थी 1973 के आइन में, वो बेसिकली लिस्ट में वो चीज़ें थी कि जिसपे फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट दोनों लेजिस्लेट कर सकती हैं। और अगर डिस्प्यूट है, यानी फेडरल गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन डिफरेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिफरेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेशन है वो प्रिवेल करेगी। नॉट अ वेरी गुड सिस्टम फॉर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मगर फिर भी कंपैरेटिवली पिछले निज़ाम जो 2 अदवार गुजरे थे उनसे कंपैरेटिवली प्रोविंसेस को पावर ज़्यादा दी गई थी। एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट CCI क्रिएट हुई, विच नॉट टू बी कंफ्यूज विद CII विच इज़ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। CCI का काम ये था कि सेंटर प्रोविंसेस और प्रोविंसेस के दरमियान अगर आपस में कोई पावर के या चीज़ों के डिस्प्यूट आते हैं इशूज़ के ऊपर, तो उसको रिजॉल्व करती थी। इट कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर एंड 3 मेंबर्स ऑफ टू बी नॉमिनेटेड बाय PM। ये अभी तक एग्जिस्ट करती है। पहले इस पर कोई जिम्मेदारी नहीं थी अपनी मुलाकात की, जब ज़रूरत महसूस होती थी तब ये मिलती थी, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद हर 90 दिन में इसका मिलना ज़रूरी होता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर इसके अंदर आ गया फाइनली, जो फेडरल लेजिस्लेचर की ज़रूरत है कि सेनेट जो कि प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी पे एग्जिस्ट करेगी, जिसमें सारे प्रोविंसेस की इक्वल नुमाइंदगी होगी, नेशनल असेंबली जिसमें प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की बेसिस पे नुमाइंदगी होगी। और ये हमारी जो करंट स्कीम है पोस्ट 18th अमेंडमेंट, उसके तहत ये आपकी सेनेट है, और इसमें आपको ये सारी डिटेल्स मिल गई, बलूचिस्तान, KPK, सिंध, पंजाब वगैरह, इनकी जनरल सीट्स हर एक की कितनी हैं और हर एक की अंदर उसकी इंडिविजुअल डिविजन्स भी हैं। सो यू सी के ऑल द प्रोविंसेस, अब तो फाटा का मर्जर हो गया तो ये स्कीम चेंज हो जाएगी, लेकिन इस्लामाबाद कैपिटल की 4, बाकी सबकी 23 ये इक्वल सीट्स जो हैं आपके सामने आती हैं, और टोटल सेनेट में फिर 104 सीट्स होती हैं। नॉन मुस्लिम्स की सीट्स जो हैं ये 18th अमेंडमेंट के बाद ऐड हुई थी। इसी तरह अगर हम नेशनल असेंबली की बात करें तो नेशनल असेंबली में टोटल 342 सीट्स हैं। उसके अंदर पंजाब की 174, सिंध की 75, KPK की 60, बलूचिस्तान की 20, फेडरल कैपिटल की 3, और उसके अंदर फर्दर डिवीजन पंजाब के अंदर जनरल सीट्स 141, फीमेल कोटा जो 10% हमने डिस्कस किया था जनरल स्टडीज़ में भी, वो 33, सिंध में 14 ख़वातीन की, KPK में 9, बलूचिस्तान में 4, फेडरल कैपिटल में कोई नहीं। तो ये बेसिकली रिजर्व सीट्स आपके सामने नेशनल असेंबली की भी आ गई। तो आपको मेन आइडिया होना चाहिए ओवरऑल नंबर का प्रोविंसेस के साथ, इधर भी प्रोविंसेस के इंडिविजुअली जो नंबर्स हैं उनका आपको आइडिया होना चाहिए। आप इसका टेबल बनाएं। आपको डिवीजन बेसिक ना पता हो, लेकिन हर प्रोविंस की कितनी सीट्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। देन वी हैव फेडरल एस्पेक्ट्स ऑफ द अंडर 1973, where is my head? सो पार्लियामेंट्री सिस्टम था बेसिकली जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया था। प्रेसिडेंट था, लेकिन प्रेसिडेंट इतना पावरफुल नहीं था, प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा पावर्स थी। लेकिन जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा, तो अगेन बिकॉज ही असूम्ड द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसने कुछ तरमीम के ज़रिए प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर्स दे दी। ख़ास तौर पे 8th अमेंडमेंट हुई। 8th अमेंडमेंट के अंदर एक तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सब्सटैंटिव पार्ट बना, लेकिन 8th अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट को और बहुत पावर्स मिली, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नोटोरियस आर्टिकल 58(2)B था। आर्टिकल 58(2)B, द किड्स हु वर ग्रोइंग अप इन 90s एंड देन इन 20s दे वर इन देयर कॉन्शियंस, और जब ये जनरल मुशर्रफ का भी टाइम था तो 58(2)B की बहुत बात होती थी। 58(2)B, 58(2)B, ये बेसिकली आर्टिकल 58 क्लॉज 2 सब क्लॉज B बेसिकली उसका था, जिसके तहत प्रेसिडेंट हैड द पावर टू यूनिलैटरली डिसमिस पार्लियामेंट एट एनी टाइम।
एंड सब्सिक्वेंटली डिसमिस प्राइम मिनिस्टर। तो ये 58(2)B के तहत ही जो प्रेसिडेंट गुलाम इसहाक खान और प्रेसिडेंट फारूक लगारी, इन्होंने जो बीबी की और नवाज शरीफ की हुकूमत थी वो इसी आर्टिकल के तहत प्रेसिडेंट्स गिराते रहे थे, और इसी वजह से डेमोक्रेसी स्टेबलाइज हमारे यहाँ नहीं हो पाती थी। तो ये एक बहुत बड़ी पावर थी प्रेसिडेंट के हाथ में, कि पूरी की पूरी पार्लियामेंट, पूरा का पूरा प्राइम मिनिस्टर, पूरी दुनिया से इलेक्शन लड़के, पूरे मुल्क से पूरी आपकी पार्लियामेंट आई है, प्राइम मिनिस्टर आया है, और एक प्रेसिडेंट उसे अपनी विम पे जब मर्जी उड़ा के रख दे, अनइलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ये तो एक बहुत बड़ा अलमिया था। दिस वास्टली डिस्टर्प्टेड द पार्लियामेंट्री कम फेडरल स्पिरिट। दिस वाज लेटर रिमूव्ड इन 18th अमेंडमेंट, जो हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बात करेंगे। So in this context, you guys would understand that there were lots of problems in our legal and constitutional system. I would like to also take this opportunity to make a note that I'm also developing a course on an essential CSS, that there are certain essential things that everybody should know before starting CSS, which makes your work easy. एक उसका पोर्शन हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर करेंगे और पाकिस्तान की हिस्ट्री स्पेसिफिकली कवर करेंगे, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री सेपरेट डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मैं काफ़ी डेप्थ में जाके डिटेल में डिस्कस करूँगा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल और क्या मसले रहे हैं, पॉलिटिकल क्या चैलेंजेस रहे हैं, उस टाइम क्या चल रहा था इन हालात में, दैट यू गाइज विल बी रियली बी एबल टू अंडरस्टैंड, दोज हु हैव नॉट बीन एबल टू गेट अ गुड ग्रिप ऑफ हिस्ट्री, कि कितने इशूज़ थे, ये 58(2)B ने कितने मसले क्रिएट किए, कितने इंस्टेंसेस पे। इफ़ वी अंडरस्टैंड दैट, देन वी कम टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड the importance of 18th constitutional amendment, which we will discuss in the next lecture. Thank you guys, I'll see you.